नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह और चांद सूरज के पास जाकर क्यों नहीं चिपक जाते? ये सवाल बचपन से ही हम सबके दिमाग में आता है। सूरज की ताकत इतनी विशाल है, फिर क्यों ग्रह और चांद अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे ग्रह और चांद अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और क्यों सूरज उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाता। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। हमारे सौरमंडल की संरचना बहुत ही अद्भुत है। इसमें सूरज, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कई छोटे ग्रहाणु, धूमकेतु और उल्काएं शामिल हैं। सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्रीय तारा है, जो लगभग 99.86% सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का मालिक है। सूरज की यह विशालता और शक्ति इतनी अधिक है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन यहां सवाल उठता है, अगर सूरज इतना शक्तिशाली है तो ग्रहों और चांदों को अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेता? क्यों ये ग्रह सूरज के पास जाकर चिपक नहीं जाते? इस सवाल का जवाब हमें सौरमंडल के कार्यप्रणाली को समझने में मिलेगा। सौरमंडल के ग्रह सूरज के इर्द गिर्द एक विशेष रास्ते पर घूमते हैं। इन ग्रहों के बीच का यह अद्भुत संतुलन, जो गुरुत्वाकर्षण और गति के संयोजन से बनता है, इन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज इन ग्रहों को अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करता। दरअसल सूरज का गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि यह ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। लेकिन साथ ही ये ग्रह अपनी गति के कारण एक स्थिर मार्ग पर चलते रहते हैं। अब सवाल यह है कि यह गति किस तरह से काम करती है और यह गुरुत्वाकर्षण बल क्यों सूरज के खींचने के बावजूद इन ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों और चांदों को अपनी ओर खींच सकता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो जैसे अगर आप एक भारी गेंद को रस्सी से बांधकर घुमा रहे हों, तो गेंद अपनी गति से घूमती रहेगी, लेकिन रस्सी की ताकत उसे घूमने से रोकती है और वह स्थिर रहती है। ठीक उसी तरह सूरज का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन ग्रहों की गति और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन बना रहता है। ग्रहों का अपनी कक्षा में घूमना और सूरज का उन्हें अपनी ओर खींचना एक अद्भुत संतुलन का परिणाम है। यदि ग्रहों की गति थोड़ी कम हो जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल सूरज के खींचने से अधिक प्रभावी हो जाएगा और वे सूरज की ओर खींच जाएंगे। दूसरी ओर, अगर ग्रहों की गति बहुत अधिक हो जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल सूरज के गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो सकता है और वे अपनी कक्षा से बाहर निकल सकते हैं। इस संतुलन को हम कक्षा में गति, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जब ग्रह अपने निर्धारित वेग से सूरज के चारों ओर घूमते हैं तो वे अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। यह वेग उन्हें सूरज की ओर गिरने से रोकता है और साथ ही सूरज का गुरुत्वाकर्षण उन्हें कक्षा से बाहर जाने से रोकता है। अब समझिए, यह संतुलन केवल गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही नहीं, बल्कि ग्रहों के द्रव्यमान और उनकी कक्षाओं के आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास अपनी कक्षा में स्थिर रहती है, वहीं बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह अपनी कक्षा में और भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण और गति का यह संतुलन ग्रहों और चांदों को सूरज से चिपकने से रोकता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है और अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो ग्रह अपनी कक्षा से बाहर जा सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि चांद और सूरज के बीच का संतुलन कैसे काम करता है और क्यों चांद सूरज के पास जाकर चिपकता नहीं है। अब बात करते हैं कक्षा और वेग की। जैसा कि हमने पहले बताया, ग्रह और चांद अपनी कक्षाओं में घूमते हैं और यह घूमना किसी न किसी गति के कारण ही संभव है। कक्षा, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एक ऐसा मार्ग है जिस पर ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। यही कक्षा उनके स्थिर रहने का कारण बनती है। जब एक ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है तो उसका गति
उस कक्षा में घूमने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ग्रह की गति ठीक नहीं होगी तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि गति बहुत कम हो तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण ग्रह को अपनी ओर खींचेगा और ग्रह सूरज की ओर गिर सकता है। दूसरी ओर अगर ग्रह की गति बहुत ज्यादा हो तो वह अपनी कक्षा से बाहर जा सकता है। इसी कारण हर ग्रह की अपनी एक निश्चित गति होती है जो उसे अपनी कक्षा में स्थिर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की गति लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के कारण पृथ्वी सूरज के आसपास अपनी कक्षा में स्थिर रहती है, न तो सूरज के पास खींची जाती है और न ही कक्षा से बाहर निकलती है। इसी तरह चांद भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा खींचा जाता है और साथ ही उसकी गति उसे पृथ्वी के चारों ओर स्थिर रखती है। अगर चांद की गति बहुत धीमी होती तो वह पृथ्वी की ओर खींचकर गिर सकता था, लेकिन उसकी गति ठीक वही है जिससे वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए कक्षा और गति का यह संतुलन एक तरह से ग्रहों और चांदों को स्थिर बनाए रखता है। अगर इस संतुलन में कोई बदलाव हो तो ग्रह अपनी कक्षा से बाहर जा सकते हैं या सूरज की ओर खींचे जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर यह संतुलन अचानक टूट जाए तो क्या होगा? यह जानने के लिए हमें सौरमंडल के बाकी ग्रहों का अध्ययन करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बाकी ग्रह इस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं चांद और सूरज के बीच के संतुलन की। चांद पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद सूरज के प्रभाव से भी बचा रहता है? हालांकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण चांद पर भी असर डालता है, लेकिन चांद अपनी कक्षा में स्थिर रहता है और वह सूरज की ओर खींचकर पृथ्वी से नहीं गिरता। इसका कारण यह है कि चांद की गति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक अद्भुत संतुलन में है। जब चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसकी गति उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाती है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन चांद की गति इतनी होती है कि वह अपनी कक्षा में ही घूमता रहता है। इसका एक उदाहरण हम चांद की कक्षा के आकार से देख सकते हैं। चांद की कक्षा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस दूरी पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव डालता है, लेकिन चांद की गति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे सूरज के खींचने से बचाते हैं। चांद और सूरज के बीच यह संतुलन इतनी स्थिरता बनाए रखता है कि चांद न तो पृथ्वी से गिरता है और न ही सूरज की ओर खींचा जाता है। इसके बजाय चांद पृथ्वी के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में घूमता रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संतुलन हमेशा सही नहीं रहता। कभी कभी सूरज और चांद के बीच की स्थिति ऐसी होती है कि चांद पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा प्रभाव डालता है और इसका परिणाम चंद्र ग्रहण के रूप में होता है। तो चांद और सूरज के बीच यह अद्भुत संतुलन ही है जो चांद को सूरज की ओर खींचने से रोकता है और उसे अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यही संतुलन सूरज, पृथ्वी और चांद के बीच की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी ग्रहों का यह संतुलन कैसे काम करता है। अब चलिए हम बात करते हैं सौरमंडल के अन्य ग्रहों के व्यवहार के बारे में। जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी, चांद और सूरज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण और गति का अद्भुत तालमेल है। लेकिन क्या यह सिद्धांत सिर्फ पृथ्वी और चांद तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ भी यही संतुलन काम करता है। हर ग्रह अपनी कक्षा में एक निश्चित वेग से सूरज के चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी का वेग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है, वैसे ही बृहस्पति, शनि, मंगल और अन्य ग्रह भी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। लेकिन इन ग्रहों की कक्षाएं और उनकी गति अलग अलग होती है, क्योंकि हर ग्रह का द्रव्यमान और सूरज से दूरी भी अलग होती है। बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल अपने उपग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है, बल्कि छोटे ग्रहाणुओं और धूमकेतुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार से सौरमंडल के सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि यह कई छोटे ग्रहाणुओं और धूमकेतुओं को सूरज के पास जाने से रोकता है। वहीं शनि के मामले में भी वही सिद्धांत लागू होता है। शनि के विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण
इसके चारों ओर घेरने वाले अद्भुत छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले भी गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर रहते हैं और शनि की कक्षा में वे बिल्कुल भी घूमते रहते हैं। इन छल्लों के कणों का वेग शनि के गुरुत्वाकर्षण से संतुलित है, जिससे वे कक्षा में बने रहते हैं। इसके अलावा मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों की गति और कक्षाएं पृथ्वी से थोड़ी अलग हैं, लेकिन उनका भी वही कारण है। इन ग्रहों की गति और गुरुत्वाकर्षण बल एक संतुलन में रहते हैं, जिससे ये अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। इसी तरह सभी ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के अद्भुत संतुलन के कारण सूरज के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए इन ग्रहों के द्रव्यमान, गति और कक्षाओं का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से कोई भी तत्व बदल जाए, जैसे ग्रह की गति में बदलाव या गुरुत्वाकर्षण बल में बदलाव, तो ग्रह अपनी कक्षा से बाहर जा सकते हैं या सूरज के करीब खींचे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं और सूरज से चिपकने से बच रहे हैं। तो इस तरह से सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में संतुलित रूप से घूमते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच यह अद्भुत तालमेल उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखता है। अब हम जानेंगे हैं कि भविष्य में अगर यह संतुलन बदल जाए तो क्या हो सकता है। क्या कोई नई घटना सौरमंडल के ग्रहों को प्रभावित कर सकती है? अगर इस संतुलन में कोई बदलाव हो जाए तो भविष्य में क्या हो सकता है? क्या अगर सौरमंडल में किसी ग्रह की गति बदल जाए या गुरुत्वाकर्षण में कोई अचानक बदलाव आ जाए तो क्या होगा? इस तरह के बदलावों का प्रभाव बहुत विशाल हो सकता है और हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सौरमंडल का संतुलन बहुत स्थिर है, लेकिन यह हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रहों की कक्षाओं में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। यह बदलाव इतना मामूली होता है कि हमें इसका तुरंत एहसास नहीं होता, लेकिन लंबी अवधि में ये बदलाव ग्रहों के कक्षाओं पर असर डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षाओं में बहुत धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। यह बदलाव ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच के संतुलन के कारण होता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की कक्षा थोड़ी सी भी अगर बदल जाए तो इसका असर हमारे मौसम और जीवन पर पड़ सकता है। अगर पृथ्वी की गति कम हो जाए तो यह सूरज की ओर खींची जा सकती है, और अगर वेग बढ़े तो यह कक्षा से बाहर जा सकती है। लेकिन यह बदलाव लाखों सालों में होता है, इसलिए हमें फिलहाल इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सूर्य का जीवन भी एक दिन समाप्त होगा। वर्तमान में सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसका मतलब है कि वह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया में है। लगभग 5 अरब साल बाद जब सूर्य का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वह विशाल हो जाएगा और रेड जायंट के रूप में बदल जाएगा। इस स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और उसकी ऊर्जा का प्रभाव बदल सकता है। सूर्य के इस विस्तार के कारण पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। पृथ्वी शायद सूर्य के अंदर समा जाएगी या उसकी कक्षा में बदलाव आ सकता है, जिससे पृथ्वी की स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। सौरमंडल के ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण का भी एक अदृश्य खेल चलता रहता है। कभी कभी ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत हो सकता है कि वह उनके कक्षाओं में बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति अपनी कक्षा से थोड़ा भी हिले तो इसका प्रभाव सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर पड़ सकता है। हालांकि यह बदलाव भी धीरे धीरे होगा, लेकिन यह सौरमंडल के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आखिरकार मनुष्य भी भविष्य में इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह हमारी तकनीकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर हम भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा में इतना सक्षम हो गए तो हम ग्रहों और उनके कक्षाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और शायद हमें कुछ ऐसे उपाय मिल सकते हैं जो सौरमंडल के ग्रहों को और स्थिर बनाए रखें। तो यह कहा जा सकता है कि सौरमंडल का संतुलन फिलहाल स्थिर है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आ सकते हैं। चाहे वह सूर्य के जीवन का अंत हो, ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो, या मनुष्य द्वारा किए गए प्रयास, भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है जो इस संतुलन को बदल दे। लेकिन फिलहाल यह संतुलन हमें यह सुनिश्चित करने का समय देता है कि हम इसका अध्ययन करें और सौरमंडल की गहरी समझ प्राप्त करें। आज हमने यह जाना
कि कैसे सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण, गति और कक्षा के अद्भुत संतुलन के कारण ग्रह सूरज से चिपकने से बचते हैं। यह एक जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना कितनी परिपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आकाश में देखें तो सोचिए कि ये सभी ग्रह और चांद कितने अद्भुत तरीके से अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।